राम राम खमा गणेश, जय माता जी की हुक्म। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया है इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना आपस में। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक यौगिकों का मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हो गया यहाँ पे जल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो अभिक्रिया इन दोनों से मिलने से जो अभिक्रिया बनी, इन दोनों से मिलके जो उत्पाद बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो उत्पाद बना इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको चूना भी बोलते हैं। ये है चूना। देखो इसके अंदर क्या थे? ये दो अलग अलग अभिकारक थे। ये दोनों अलग अलग अभिकारक मिलके किसी एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? संयोजन हो रहा है, नहीं हो रहा? इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया यहाँ पे? संयोजन अभिक्रिया। ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब हम लोग सफेदी, देखो यहाँ पे देखो, फिर बाद में अब देखो इसके अंदर देखो साथ में और क्या होता है? ये जो CO2 बनता है, कार्बन प्लस ये O2, ठीक है, इन दोनों के मिलने के बाद में क्या बना? यहाँ पे CO2 बन गया। ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर देखो आगे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? दीवारों पे जो सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। यह CO2 के संपर्क में आकर क्या बनाता है? कैल्शियम, यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण करता है, जिससे जो दीवारों पर जो चमक है वो कैसी हो जाती है? चमक बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग दीवारों पे सफेदी करते हैं ना, दीवारों पे सफेदी करते हैं तो उसमें किसका काम में लेते हैं? हम लोग चूने को काम में लेते हैं। उसमें चूने को काम में लेते हैं। उसका क्या कारण हो गया? जैसे कि हम लोग क्या चूना लेके आए, चूना लाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर पानी डालते हैं। तो चूने के अंदर हम लोगों ने पानी डालते हैं, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये वाली अभिक्रिया हो गई। ये वाली अभिक्रिया कैसे हो गई? चूने के अंदर पानी डाला तो उसके बाद में क्या बना? जो यौगिक बना वो कौन सा बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसकी हम लोग सफेदी करते हैं वो जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब देखो किसी भी जैसे कि मान लो कोई जलता हुआ कोई खीरा है, फिर कुछ भी हो गया, तो हम उसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी डालने पे वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको? पानी डालेंगे, इसका मतलब इसके अंदर मात्रा किसकी होगी? OH, ऑक्सीजन भी होगा और इसमें हाइड्रोजन भी होगा। तो ये एक तरीके से याद करने के मैंने ये तरीका बताया है कि अगर हम लोगों को याद करना हो कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से अगर हमें ऑप्शन निकालना हो कि भाई इसके अंदर से कौन सा होगा बुझा हुआ चूना, तो देखो बुझा हुआ इसका मतलब उसके अंदर पानी डालेंगे इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने ये तरीका बताया कि भाई अगर हमें बुझा हुआ चूना नाम आता है तो हम लोग क्या काम में लेंगे? इस तरीके से, क्योंकि उसमें उसका जो अणुसूत्र रहेगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मान होना चाहिए, ठीक है। तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन भी आता है कई बार कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो बाद में क्या होता है? सफेदी के अंदर हम लोग काम किसको लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं। फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है? वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फिर वो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है यहाँ पे? H2O तो क्या होता है? वायुमंडल में वाष्पकण बन के उड़ जाता है। और वो जो चमकी हुई हमारी दीवार जो चमकती हुई हमें दिखाई देती है, उसका क्या रीजन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब मान लो अब आपसे पूछे कि सफेदी के अंदर कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, तो कौन सा था? अभी चूना काम में लेंगे। चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaO। फिर उसके बाद में बुझे हुए चूने का मान क्या हो गया? जो सफेदी में हम लोगों ने जिसको काम में लिया, जिसको हम लोग दीवार पे लगा रहे हैं, वो कौन से पदार्थ हो गया? कि उसका अणुसूत्र क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। और वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद में क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, CaCO3 बना रहा है, जिस वजह से क्या होता है? वो जो दीवार है वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। फिर इसके अलावा एक बार और देखना, जो मार्बल होती है, मार्बल बोले या फिर संगमरमर होता है, संगमरमर, चौक होता है, इनका भी अणुसूत्र है वो क्या होता है? इनका भी अणुसूत्र CaCO3 ही होता है।
इन सबका सूत्र अणुसूत्र वो क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब देखो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, दो अपघटक दो अभिकारक थे, वो मिलके किसी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक और हो रहा है, लेकिन ये दोनों तो आपस में मिल ही रहे हैं ना, तो इन दोनों का मिलना, मिलने का मतलब क्या हो गया, संयोग हो गया, संयोग। तो इस तरीके से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर क्या है, वियोजन। वियोजन का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन होना भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, एकल अभिकर्मक टूट कर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे उत्पादों में बन जाते हैं। एकल अभिकर्मक का मतलब क्या हो गया, इस तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं टू गिव बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ये क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। और इस साइड जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। यहाँ पे क्या बोला, एकल अभिकर्मक, अभिकारक भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इनको अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। तो कोई एक अभिकर्मक या फिर कोई एक अभिकारक है, वो भाग लेके फिर क्या करेगा, अपने आप को 2 या 3 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेगा। तो हम इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखो CaCO3 है, वो ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या बनता है, CaO + CO2। ठीक है, ये जैसे ये वाली अभिक्रिया होती है। फिर आगे और देख लो, AgBr, ये क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये सूरज के जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति के अंदर, ये जो 2 गिव होता है, 2 गिव के ऊपर जो कंडीशंस लिखी हुई होती है उसका मतलब ये होता है कि ये जो अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, AgBr है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, Ag सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये एक अभिकर्मक था जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया यहाँ पे, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जगह को चेंज कर लेना। तो अब देखो, एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व को यौगिक या फिर विलयन से विस्थापित करना और उसकी जगह पे खुद आ जाना, फिर उसके बाद में क्या है, एक नए उत्पाद का निर्माण करना। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो एग्जांपल, ये है यहाँ पे आयरन, और ये क्या है, CuSO4 मतलब हो गया यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ये क्या कर रहा है, अब देखो ये जो Fe है वो क्या करेगा, यहाँ पे कि ये इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, Cu को यहाँ से हटाकर इसकी जगह पे क्या हो जाता है, खुद आ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये इसकी जगह पे आ गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे FeSO4 बन गया। और फिर ये जो Cu है वो क्या निकल गया, यहाँ पे बाहर निकल गया। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो कम अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक और देख लो, जिंक है, जिंक वो क्या कर रहा है, यहाँ पे CuSO4 मतलब क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो ये आकर इस Cu को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4। ZnSO4 को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, और ये Cu है, ये बाहर निकल गया। देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो दिए हुए हैं ना मान, इसका मतलब ये होता है कि जो अभिक्रिया के अंदर हम लोग जिस तत्व को या फिर जिस यौगिक को हम लोग काम में ले रहे हैं वो किस स्टेज के अंदर है, मतलब कौन सी अवस्था में है। एस का मतलब सॉलिड में हो गया, ठीक है। एल का मतलब क्या हो गया, लिक्विड के अंदर हो गया। AQ का मतलब होता है वो एक तरीके से विलयन के रूप में है, ठीक है। और G का मतलब होता है वो कौन सी अवस्था के अंदर है, वो हम लोग उसको काम में ले रहे हैं, गैस की अवस्था के अंदर हम लोग उस अभिक्रिया के अंदर उसको काम में ले रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखो जिंक, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, और Pb का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेड। ये जो तीनों धातुएं होती है वो क्या होती है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बोली थी, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अधिक अभिक्रियाशील धातु को ही यहाँ से हटा सकता है। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता Cu + FeSO4 टू गिव, तो यहाँ पे ये जो Cu है वो यहाँ से इस Fe को यहाँ से नहीं हटा सकता। उसका रीजन क्या है, ये जो Fe है वो क्या है, यहाँ पे Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो यहाँ से जो Fe और SO4 के मध्य जो बंध बन रहा है उसको तोड़ पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो आगे नहीं हो पाती है, क्योंकि ये विस्थापित इसको कर ही नहीं पाएगा। तो ये अपनी जगह पे बना रहेगा और ये अपने अलग रहेगा, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे आगे होगी ही नहीं। तो इसके अंदर देखो आगे क्या हो गया, जिंक,
आयरन और जो लेड, ये जो तीनों धातुएं होती है वो किससे अधिक अभिक्रियाशील होती है? कॉपर से। कॉपर धातु से ज्यादा क्रियाशील होती है, अतः ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। बाकी ये जो कॉपर है वो इन तीनों की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। बाकी ये जो है, ये तीनों है वो कॉपर को विस्थापित करके वहां पे जुड़ सकते हैं, लेकिन ये कॉपर इनकी जगह पर नहीं जुड़ सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन। वो तो थी विस्थापन, ये क्या है? द्विविस्थापन। इसके अंदर क्या होंगे? जो दो यौगिक रहेंगे उनके बीच में विस्थापन की अभिक्रिया होंगी। ठीक है, देखो जब दो तत्व का आपस में एक दूसरे के यौगिक से विस्थापन होता है। अब देखो पहला एग्जांपल है यहाँ पे Na2SO4, मतलब क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ये क्या हो गया? BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? जो Na है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके Ba की जगह पे जुड़ जाएगा, बेरिलियम जो है इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, और ये जो Ba है वो कहाँ जुड़ जाएगा? इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो देखो आगे, पहले देखो Na2SO4 की जगह पे Ba आके जुड़ गया, तो क्या बन गया यहाँ पे? BaSO4 बेरियम सल्फेट। फिर उसके बाद में Na जो है किसकी जगह पे आके जुड़ गया? Ba की जगह पे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? NaCl बन गया। इसके बाद में अब इनकी जो संख्या है दोनों को संतुलित करना भी जरूरी है। तो देखो इस साइड जो सोडियम है वो कितना है? 2 है। सल्फर कितना है यहाँ पे? 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 है। इस तरफ देखो बेरियम है 1, क्लोरीन कितना है? 2। उस साइड देखो बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? क्लोरीन 2। देखो अभी मान लो वहां पे 2 तो लगा रखा है मैंने पहले से। इस साइड सोडियम 2 थे, तो उस साइड 2 करने के लिए मैंने उसके आगे NaCl के आगे 2 लगा दिया, तो सोडियम भी वहां पे 2 हो गए, और क्लोरीन देखो उस साइड भी 2 हो गए और इस साइड भी 2 हो गए। अब देखो बेरिलियम है वो इस साइड भी 1 ही है, उस साइड भी 1 है, सल्फर 1 है, उस साइड भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, उस साइड भी ऑक्सीजन 4 है। तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। मतलब ये है कि संतुलित का मतलब ये हो गया कि उस साइड जितने तत्वों की संख्या है इस साइड भी उतने ही तत्वों की संख्या होनी जरूरी होती है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के अंदर देखो ये एक अवक्षेप प्राप्त होता है। जो BaSO4 होता है ना, बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है? एक अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा पदार्थ जो क्या होता है जल के अंदर विलय नहीं होता और वो पेंदे के अंदर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है, इस वजह से इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसके अंदर भी वही चीज लागू होती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वही कम क्रियाशील धातु को यहाँ पे हटा सकता है। अधिक जो क्रियाशील धातु है उसको कम क्रियाशील है वो नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा? ऊष्मा का अर्थ क्या हो गया? ऊष्मा ही। शोषी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अवशोषण होता है या फिर शोषण होता है। मतलब क्या हो रहा है? इसके अंदर ऊष्मा को वो काम में लेगी, ऊष्मा का अवशोषण करेगी। तो क्या हो गया यहाँ पे? ऊष्मा का क्या होता है? यहाँ पे अवशोषण होता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है, जो अभिक्रिया है उसको पूरा कंप्लीट होने के लिए अंदर किसका काम, किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना, उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस वजह से देखो इसको हम जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके अलावा और एग्जाम्पल है N2 + O2 to give 2NO। तो इसके अंदर 43 किलो कैलोरी जो है क्या काम में आती है? ऊष्मा काम में आती है। इस वजह से इसका भी नाम क्या हो गया? ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया बोलेंगे इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के दौरान ऊर्जा मुक्त करती है। ऊष्मा का मतलब क्या हो गया? ऊष्मा या फिर ऊर्जा, बात तो एक ही है। क्षेपी का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना या फिर उत्सर्जित करना। इसके अंदर क्या हो रहा? पहली वाली के अंदर तो वो ऊर्जा को काम में ले रही थी। यहाँ पे क्या होगा? जब अभिक्रिया बनेगी तो अभिक्रिया जब होगी तो उसके अंदर उत्पाद के साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा भी, कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी। तो एग्जाम्पल हो गया H2 + O2 टू गिव क्या हो गया? H2O + 136 किलो कैलोरी। यहाँ पे क्या हो गया? ऊष्मा भी हमें यहाँ पे प्राप्त होगी।
तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ऊष्मा निकल रही है यहाँ पे एक तरीके से साथ में, तो इस वजह से इसको हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। फिर देखो अब यहाँ पे देखो संतुलित भी किया हुआ है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूं, ये नहीं लिखूं, तो यहाँ पे H2 कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। ये नहीं लिखूं तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 ही है, तो उसको 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे 2 लिखूंगी। फिर उसके बाद में अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे भी मेरे को 4 करना होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। तो इस तरीके से जो अभिक्रिया है वो संतुलित होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना और श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो सबकी सब अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। मतलब ये जो अभिक्रियाएं हैं इन सबके अंदर क्या होता है, ऊष्मा मात्रा में जो उत्पाद बनता है उसके अंदर कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बनती है, फिर ऊर्जा भी उसमें निकलती है। इस वजह से हम इन सबको क्या बोलते हैं, ये जो सारी प्रोसेस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोहे की कील को जब हम लोग CuSO4 के विलयन में डुबोते हैं तो कील का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। इसके अंदर देखो क्या हो रही है, कील हो रही है, कील का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या काम में लेंगे, आयरन। CuSO4 के विलयन में हम लोगों ने उसको डाला, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, CuSO4 से हो रही है। आयरन की अभिक्रिया किससे हो रही है, CuSO4 से। अभी मैंने आपको बताया था जिंक, Fe और Pb, ये क्या होता है, ये सबके सब है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो, जो Fe है वो क्या करेगा, Cu को यहाँ से हटा देगा और हटा के यहाँ पे खुद जोड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो FeSO4 बना ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है, और जो कील है वो कैसी हो जाती है, भूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लोहे पर जंग लगना। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, लोहे पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति जरूरी होती है, तभी उस पे क्या लगती है, जंग लगती है। अब जो जंग लगती है उसके अंदर क्या होता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और एक क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये एक तरीके से कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। फिर अब देखो जो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, देखो ये क्या है, यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और थोड़ा सा उसमें क्या होना चाहिए, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प भी होनी चाहिए। तो इन तीनों की अभिक्रिया होने के बाद में क्या बनता है, ये तो बनता है फेरस, क्या है, फेरस ऑक्साइड बनता है, और उसी के साथ में क्या बनता है, यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये जंग का सूत्र है यहाँ पे। ठीक है, एक तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में फेरस ऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्या होता है, एक तरीके से भूरे कलर का होता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए हम लोग जिंक धातु की क्या करते हैं, परत को लेपित कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लोहे का जस्तीकरण भी बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगती है ना, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। और देखो एक तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पेंट को भी काम में लेते हैं हम लोग। उस वजह से क्या होता है, वो किसके, O2 और H2O इनके संपर्क में नहीं आती, और जब इनके संपर्क में नहीं आएगी तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पे। उसके अलावा साथ में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण भी बोलते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लोहे का जो धातु या फिर लोहे की जो भी पदार्थ होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक धातु की हम लोग परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लोहे का जस्तीकरण कहते हैं। और इसी पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। इससे क्या होता है, जो लोहे की जो धातु है उसको हम लोग जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।